नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि वीडियो प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। यहाँ विशुद्ध कॉम्पिटिटिव महत्व की घटनाओं पर केंद्रित नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इनमें कोई कमी महसूस करते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभिव्यक्त करें। करंट अफेयर्स की मासिक प्रस्तुति PDF प्रारूप में हमारी वेबसाइट edृष्टि.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अंक में ई दृष्टि की विशेषज्ञ टीम इस सप्ताह की घटनाओं पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 12 मई। उत्तर डी 12 मई। संबंधित तथ्य 12 मई 2017 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस दिवस मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय नर्सिंग नेतृत्व की एक आवाज सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। उल्लेखनीय है कि यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने तथा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मनाया जाता है। यह दिवस नर्सिंग पेशेवर की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग कर्मियों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 19 मई, ऑप्शन डी 15 मई। उत्तर 18 मई। संबंधित तथ्य 18 मई 2017 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा चयनित वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1977 सेकंड यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल माधव दवे का निधन हो गया। वह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तर सी मध्य प्रदेश। संबंधित तथ्य 18 मई 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल माधव दवे का निधन हो गया। वह 60 वर्ष के थे। वह मध्य प्रदेश राज्य से 2 बार वर्ष 2009, 2015 तथा 2016 अब तक राज्य सभा सदस्य रहे। वह एक अच्छे पर्यावरणविद थे और नर्मदा नदी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वह लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रश्न, 15-16 मई 2017 के मध्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय मंच की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जयपुर। उत्तर बी नई दिल्ली। संबंधित तथ्य 15-16 मई 2017 के मध्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय मंच की दूसरी बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय बैठक की थीम है सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2030 तक भारत को सुदृढ़ बनाना। NPDRR केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाला एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, संसद, आपदा से संबंधित विशेषज्ञ, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, उद्योगों, मीडिया एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आपदा प्रबंधन में भागीदारी वाले निर्णय को बढ़ावा देता है और देश की संघीय नीति को मजबूती प्रदान करता है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए अनेक पहलों को भी साझा किया जिनमें दक्षिण एशियाई देशों के लिए समर्पित उपग्रह का प्रक्षेपण,
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2016 और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना प्रमुख है। ज्ञातव्य है कि NPDA की पहली बैठक 13 मई 2013 को नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। प्रश्न: वर्ष 2014 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी एंजेला मर्केल, ऑप्शन सी UNHCR, ऑप्शन डी चांदी प्रसाद भट्ट। उत्तर ए इसरो। संबंधित तथ्य: 18 मई 2017 को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इसरो को इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस किरण कुमार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रदान किया गया। इसरो को यह पुरस्कार मंगल मिशन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 सेकंड की गई थी। 19 नवंबर 2015 को UNHCR को वर्ष 2015 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया था। 27 मार्च 2015 को भारत सरकार द्वारा स्थापित गांधी शांति पुरस्कार 2014 भी इसरो को प्रदान किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार महात्मा गांधी की याद में प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न: हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी AK विश्वनाथन ने कहां के पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी ग्रेटर चेन्नई। उत्तर दी ग्रेटर चेन्नई। संबंधित तथ्य: 15 मई 2017 को वरिष्ठ IPS अधिकारी AK विश्वनाथन ने ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने करण सिंह का स्थान लिया। वह वर्ष 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। प्रश्न: हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी शिखा पांडे, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। उत्तर दी झूलन गोस्वामी। संबंधित तथ्य: 9 मई 2017 को नादिया एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 181 लेने वाली गेंदबाज बनी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक 180 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। झूलन गोस्वामी ने 193 मैच में दक्षिण अफ्रीका की रेसिबे नटोजाखे को आउट करके अपना 181वां विकेट हासिल की। वह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की रहने वाली है। उन्होंने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके अलावा उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 40 विकेटों और 60 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 50 विकेट लिए हैं। प्रश्न: लॉजिस्टिक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना पूरे देश में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। उत्तर सी 15। संबंधित तथ्य: 15 मई 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड टिडको के मध्य नई दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तमिलनाडु में कामराज बंदरगाह के निकट पोनेरी औद्योगिक नोड क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की योजना पूरे देश में 15 स्थानों पर लॉजिस्टिक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की है, जिसकी अनुमानित लागत राशि 33,000 करोड़ रुपए है। इस राशि में चेन्नई क्षेत्र के लिए 1295 करोड़ रुपए की निवेश राशि भी शामिल है। प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों से ढुलाई दरों में तथा वाहन से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप भंडारण की लागत भी कम होगी। प्रश्न: हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्टॉक एक्सचेंज में NHAI मसाला बॉन्ड का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर सी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। संबंधित तथ्य: 11 मई 2017 को सड़क परिवहन
राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) मसाला बॉन्ड का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत उन्होंने एक्सचेंज में घंटी बजाकर की। यह मसाला बॉन्ड 1500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया गया। निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बाद में इस राशि को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह विगत 5 वर्षों में सबसे बड़ा मसाला बॉन्ड लेन देन है। इसके अलावा मसाला बॉन्ड की राशि के प्रारंभिक लेन देन के दृष्टिकोण से भी यह सबसे बड़ी राशि है। इस बॉन्ड में कुल अंशदान का 60% निवेश एशियाई निवेशकों ने किया तथा शेष 40% अंशदान यूरोपीय निवेशकों का रहा। निवेश राशि का 61% फंड मैनेजरों या इंश्योरेंस से, 18% बैंकों से और 21% प्राइवेट बैंकों से प्राप्त हुआ। इस अवसर पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नितिन गडकरी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। लंदन प्रवास के दौरान गडकरी ने अम्बेडकर हाउस का भी दौरा किया। प्रश्न: हाल ही में एस रामास्वामी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी केरल। उत्तर सी पुदुचेरी। संबंधित तथ्य: 15 मई 2017 को पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री एस रामास्वामी का निधन हो गया। वह क्रमशः वर्ष 1974 तथा वर्ष 1977 में राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1969-1973 के बीच वह राज्य के गृह मंत्री भी रहे। प्रश्न: हाल ही में करण सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्य में मंत्री थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। उत्तर सी हिमाचल प्रदेश। संबंधित तथ्य: 12 मई 2017 को हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री करण सिंह का निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बंजार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 3 बार विधायक तथा 2 बार मंत्री रह चुके थे। उनका संबंध कुल्लू के राज परिवार से था। प्रश्न: हाल ही में किस भारतीय छात्र ने विश्व के सबसे छोटे और हल्के उपग्रह कलाम सेट को विकसित किया? ऑप्शन ए शेख फारूक, ऑप्शन बी रिफत शाहरुख, ऑप्शन सी फैजान नासिर, ऑप्शन डी दिलीप सांगवान। उत्तर बी रिफत शाहरुख। संबंधित तथ्य: 21 जून 2017 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा विश्व के सबसे छोटे और सबसे हल्के उपग्रह कलाम सेट का वर्जीनिया के वेल्स अंतरिक्ष उड़ान केंद्र SR-4 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगी, जिसे भारतीय छात्र तमिलनाडु के रिफत शाहरुख द्वारा विकसित किया गया है। यह उपग्रह 4 सेंटीमीटर के घन क्षेत्र में समा जाता है और इसका वजन 64 ग्राम है। इस उपग्रह का नाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह उपग्रह 3D प्रिंटिंग के जरिए विकसित किया गया है। उपग्रह सुदृढ़ कार्बन फाइबर पॉलीमर से बनाया गया है। इस उपग्रह की मदद से अंतरिक्ष की आंतरिक विकिरण को खत्म किया जा सकता है। प्रश्न: काची खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। उत्तर बी हरियाणा। संबंधित तथ्य: 11 मई 2017 को हरियाणा सरकार द्वारा पलवल जिले में स्थित काची खेड़ा में खुदाई का काम करने का निर्णय किया गया। काची खेड़ा पुरातात्विक स्थल गड़ी पट्टी गांव में यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल को पंजाब प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत राज्य संरक्षित स्थल अधिसूचित किया गया है। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान पीजी ब्लू धूसर पर काले और धूसर सफेद से बनी पेंटिंग्स से कुषाण काल लगभग 1200 BC से पहली शताब्दी तक के विभिन्न सांस्कृतिक चरणों में बने चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। काची खेड़ा टीले पर बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तनों जैसे फूलदान, कटोरियां, हांडी, नांदा आदि के अवशेष तथा ईंट संरेखन को देखा जा सकता है। विभाग की योजना वर्ष 2017-18 में इस स्थल की खुदाई करने की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की वंशावली का पता लगाना है।
प्रश्न, हाल ही में किस न्यायालय ने पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय भारत, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी लाहौर उच्च न्यायालय, उत्तर सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संबंधित तथ्य 18 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा पर अंतिम फैसला सुनाए जाने तक रोक लगा दी। न्यायालय ने पाकिस्तान को ये निर्देश दिया कि कुलभूषण जाधव को कुछ न हो, इनकी जमानत पाकिस्तान न्यायालय को दे और उसे राजनयिक पहुंच प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान सेना की अदालत ने जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाते हुए जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पाकिस्तान वाणिज्य दूत संबंधी वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया और कहा कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव अपने व्यापार के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां उनका अपहरण कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में उसका अंतिम निर्णय आने तक कोई कदम न उठाए। न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार से जाधव के मानवाधिकारों का सम्मान करने को कहा है। न्यायालय के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों वियना संधि से बंधे हैं, अतः वाद पोषणीय है। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स में है। प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन्हें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन ए के महाजन और महेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अजीत सेठ और कौशल सिंह, ऑप्शन सी अजीत कुमार श्रीवास्तव एवं शबरी भट्टशाली, ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार एवं बीएन सरना। उत्तर आर के महाजन और महेंद्र सिंह। संबंधित तथ्य 9 मई 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के महाजन और महेंद्र सिंह को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया। उल्लेखनीय है कि देश में अप्रत्यक्ष करों के बारे में शीर्ष निर्णय लेने का कार्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ही करता है। सीबीईसी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। इसका कार्य सीबीईसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण संबंधी नीति का निर्माण करना, तस्करी को रोकना तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और स्वापिक पदार्थों से संबंधित मामलों को देखना है। वीएन सरना वर्तमान में सीबीईसी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार क्रिस कॉर्नेल का निधन हो गया। वह किस देश के थे? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। उत्तर सी अमेरिका। संबंधित तथ्य 17 मई 2017 को प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार क्रिस कॉर्नेल का निधन हो गया। वह 52 वर्ष के थे। वह प्रमुख रूप से साउंड गार्डन और ऑडियोस्लेव नामक बैंड स्लेव के मुख्य गायक के रूप में जाने जाते हैं। वह ग्रैमी एवं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए कई बार नामित हो चुके हैं। वर्ष 1995 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2 श्रेणियों में प्रदान किया गया। प्रश्न, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू का अगला कुलाधिपति चांसलर नामित किया? ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विजय कुमार सारस्वत, ऑप्शन डी एस किरण कुमार। उत्तर सी विजय कुमार सारस्वत। संबंधित तथ्य 12 मई 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विजय कुमार सारस्वत को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अगला कुलाधिपति नामित किया। इस पद पर वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। वर्तमान में वह नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम कर चुके
हैं। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु केंद्र सरकार ने उन्हें वर्ष 2013 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। प्रश्न, हाल ही में स्वदेश निर्मित के लड़ाकू विमान तेजस से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी डर्बी हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल। उत्तर डी डर्बी हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल। संबंधित तथ्य 12 मई 2017 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से डर्बी हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण ओडिशा स्थित अंतरिम परीक्षण चांदीपुर से किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य तेजस पर विमान के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स फायर कंट्रोल रडार, लॉन्चरों और मिसाइल शस्त्र प्रणाली के साथ डर्बी मिसाइल प्रणाली के एकीकरण और उसके प्रदर्शन को आंकना था। ज्ञातव्य है कि तेजस स्वदेश निर्मित एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला लड़ाकू जेट विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सीट और एक जेट इंजन वाला विमान है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जो वर्ष 1980 के दशक में शुरू हुआ था। इसको भारतीय वायुसेना में पुराने पड़ रहे विमान मिग 21 का स्थान दिया जाएगा। प्रश्न, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दिव्या दत्ता, ऑप्शन सी नितेश तिवारी, ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी, उत्तर बी दिव्या दत्ता। संबंधित तथ्य 7 मई 2017 को प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्या दत्ता को दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म चौक इंडस्ट्री में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। यह फिल्म भारतीय निजी शिक्षा प्रणाली के व्यावसायीकरण, छात्रों और शिक्षकों के बदलते रिश्तों और उनसे जुड़े मुद्दों पर आधारित है। प्रश्न, हाल ही में नया लोन योजना गृह सिद्धि किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। उत्तर सी HDFC बैंक। संबंधित तथ्य 10 मई 2017 को LIC हाउसिंग फाइनेंस द्वारा ग्राहकों के लिए नए होम लोन योजना गृह सिद्धि का शुभारंभ किया गया। इसके तहत मकान के निर्माण, खरीद तथा मौजूदा आवास के मरम्मत अथवा नवीनीकरण हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत महिला कर्जदाताओं को 8.4% की विशेष ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा तथा 1 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज दर 8.5% होगी। वेतनभोगी व्यक्तियों को यह लोन अधिकतम 30 वर्ष की अवधि तक या सेवानिवृत्ति की आयु तक के लिए, जबकि अन्य लोगों को अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में न्यूमोकोकल कंजुगेट टीका PCV लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। उत्तर बी हिमाचल प्रदेश। संबंधित तथ्य 13 मई 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने मंडी, हिमाचल प्रदेश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट टीका लॉन्च किया। यह टीका बच्चों को निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस जैसी न्यूमोकोकल बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लगभग 21 लाख बच्चों को दिया जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष इसे मध्य प्रदेश व राजस्थान में शुरू किया जाएगा और अंततः चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण देश में सभी बच्चों को दिया जाएगा। इससे बच्चों में मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने में मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। प्रश्न, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा कपूर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बल्गेरिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नीदरलैंड्स। उत्तर बी बल्गेरिया। संबंधित तथ्य 8 मई
2017 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा कपूर को बल्गेरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इस पद पर वह राजेश कुमार सचदेवा का स्थान लेंगी। वह वर्ष 1996 बैच की IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न, हाल ही में प्रदीप कुमार अमात किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी त्रिपुरा, उत्तर बी ओडिशा। संबंधित तथ्य 16 मई 2017 को बीजू जनता दल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री प्रदीप कुमार अमात को सर्वसम्मति से ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर वह निरंजन पुजारी का स्थान लेंगे। प्रदीप कुमार अमात इससे पूर्व मई 2009 से मई 2014 तक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पूर्व वह नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री थे। प्रश्न, हाल ही में कौन फ्रांस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए मरीन ली पेन, ऑप्शन बी निकोलस सरकोजी, ऑप्शन सी इमैनुएल वाल्स, ऑप्शन डी इमैनुएल मैक्रोन, उत्तर डी इमैनुएल मैक्रोन। संबंधित तथ्य 14 मई 2017 को इमैनुएल मैक्रोन ने फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। वे फ्रांस के 25वें राष्ट्रपति हैं। इस पद पर वह फ्रैंकोइस होलांद का स्थान लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 66.1% वोट हासिल कर अपने विरोधी मरीन ली पेन 33.9% वोट को हराया। मैक्रोन फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। इन्होंने वर्ष 2004 से 2008 तक सिविल सेवा में काम किया। वर्ष 2012 में वह सोशलिस्ट पार्टी में उप महासचिव बने। वह वर्ष 2014 में फ्रैंकोइस होलांद सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अप्रैल 2016 में उन्होंने वित्त मंत्री का पद छोड़ एन मार्श पार्टी गठित की। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी? ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ऑप्शन डी पर्यटन, उत्तर सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। संबंधित तथ्य 17 मई 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्देशीय संगठित अपराध के मुकाबले में सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी। यह प्रस्तावित समझौता ज्ञापन सूचना विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता के निर्माण के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। यह समझौता ज्ञापन सभी क्षेत्रों में बातचीत और सहयोग की आवश्यकता वाले सभी मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रभावी ढांचा है। प्रश्न, हाल ही में नौसेना और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के मध्य किस क्षेत्र डाटा साझा करने एवं वैज्ञानिक सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए समुद्र विज्ञान एवं संचार, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, ऑप्शन सी मौसम विज्ञान एवं आपदा मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी समुद्र विज्ञान एवं पर्यावरण मॉनिटरिंग, उत्तर बी मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। संबंधित तथ्य 15 मई 2017 को भारतीय नौसेना एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के मध्य मौसम विज्ञान एवं सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में डाटा साझा करने एवं वैज्ञानिक सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर नौसेना संचालनों के महानिदेशक वाइस एडमिरल SN घोरमाडे और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के निदेशक तपन मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा अर्जित वैज्ञानिक प्रगतियों एवं विशेषताओं को इस मंच के माध्यम से भारतीय नौसेना के प्रयासों के साथ संयोजित किया जाएगा। इस पहल के साथ दोनों संगठनों ने आपसी सहयोग हेतु एक समान मंच की शुरुआत की, जिससे देश के रक्षा बलों को पर्यावरण विज्ञान और उपग्रह डाटा अधिग्रहण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना सन 1966 में अहमदाबाद
गुजरात में की गई थी। वर्ष 1972 में इसरो की अहमदाबाद में स्थित अन्य इकाइयों का विलय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में हो गया। यह केंद्र इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह सामाजिक हित के लिए इसरो के विविध मिशनों हेतु अंतरिक्ष में ले जाए जाने वाले उपकरणों की अभिकल्पना तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के प्रचालन पर अपना ध्यान संकेंद्रित करता है। अनुप्रयोग में संचार, प्रसारण, नौसंचालन, आपदा मॉनिटरिंग, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण मॉनिटरिंग तथा प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण। प्रश्न: हाल ही में मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में राज्य सरकार और आदिवासियों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अनुसार सरकार शोक संतप्त परिवारों को कितना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को, ऑप्शन सी 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को, ऑप्शन डी 20 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को। उत्तर सी 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को। संबंधित तथ्य: हाल ही में प्रकाशित समाचार के अनुसार मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में राज्य सरकार और आदिवासी प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के द्वारा सितंबर 2015 सेकंड दफन हेतु रखी गई एक मृत शरीर के ऊपर उत्पन्न गतिरोध समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त 2015 को राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए 3 गैर प्रवासी विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की मृत्यु तथा कई अन्य लोग घायल हो गए थे। मृतकों के परिवारों ने शवों पर दावा करने से इनकार कर दिया था जब तक बिलों के संबंध में उनकी मांगों को न मान लिया जाए। समझौते के अनुसार सरकार शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करेगी तथा घायलों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। 25 मई के पहले इन शवों पर दावा किया जा सकेगा। प्रश्न: हाल ही में किसने यमुना डूब क्षेत्र में खुले में शौच करने और कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तर बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। संबंधित तथ्य: 19 मई 2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना के डूब क्षेत्र में खुले में शौच करने और कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लग दिया। एनजीटी ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों से 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूलने की घोषणा की। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता वाली एक समिति भी गठित की। इस समिति का काम नदी की सफाई से जुड़े काम की देखरेख करना है। उन्होंने इस समिति को नियमित अंतरालों पर रिपोर्ट देने को कहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे उन उद्योगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें जो आवासीय इलाकों में चल रहे हैं और नदी के प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं। अधिकरण ने ये निर्देश मेली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार परियोजना 2017 के क्रियान्वयन की निगरानी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। प्रश्न: रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 फॉर्मूला 1 रेस के विजेता हैं? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन सी निको रॉसबर्ग, ऑप्शन डी वाल्टेरी बोटास। उत्तर डी वाल्टेरी बोटास। संबंधित तथ्य: 30 अप्रैल 2017 के मध्य सोची, रूस में फॉर्मूला 1 2017 की चौथी रेस रशियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया। यह रेस मर्सिडीज टीम के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास फिनलैंड ने 0.617 सेकंड के अंतर से जीत लिया। बोटास का यह पहला फॉर्मूला 1 खिताब है और वे इस प्रतियोगिता के 107वें नए विजेता है। फेरारी के सेबेस्टियन वेटल को दूसरा स्थान मिला। इस प्रतियोगिता को देखने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे थे। फोर्स इंडिया के सर्जियो पेरेज और एस्टेबन ओकॉन को क्रमशः 6वां और 7वां स्थान मिला। प्रश्न: राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 14 मई, ऑप्शन डी 18 मई। उत्तर बी 16 मई। संबंधित तथ्य: 16 मई 2017 को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करना
निवारक कार्यवाही की पहल और रोग के संचारण वाले मौसम के समाप्त होने तक डेंगू को नियंत्रित करना है। डेंगू मच्छर के काटने से प्रसारित होने वाला सामान्य वायरल रोग है। यह रोग एडिस इजिप्टी मच्छर के माध्यम से संचारित होता है। यह 2 रूपों में होता है। इसका एक रूप क्लासिकल डेंगू बुखार होता है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा रूप डेंगू हेमरेज ज्वर यानी कि रक्तस्रावी डेंगू बुखार होता है। यह रोग अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम प्रशांत सहित 100 से अधिक देशों में स्थानिक है। इस रोग से अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हैं। यह भारत में विशेषकर बारिश के दिनों में होने वाला सामान्य रोग है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना तथा अन्य राज्यों में डेंगू के अत्यधिक मामलों की सूचना। प्रश्न: हाल ही में किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय संपर्क केंद्र का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आयकर विभाग, ऑप्शन सी सूचना आयोग, ऑप्शन डी भारतीय निर्वाचन आयोग, उत्तर डी भारतीय निर्वाचन आयोग। संबंधित तथ्य 11 मई 2017 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय संपर्क केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का टोल फ्री नंबर 1,80,11,950 है। इस नंबर पर भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने से कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस पर कोई भी नागरिक चुनाव, मतदान की तारीख, मतदाता सूची, ऑनलाइन पंजीकरण, एपिक आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है अथवा शिकायत दर्ज करा सकता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित करने के साथ साथ मतदाता को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय हेल्पलाइन के तर्ज पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय संपर्क केंद्र और जिला स्तरीय संपर्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 2025 विजन डॉक्यूमेंट के तहत आयोग का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यह हेल्पलाइन इसी कड़ी का एक भाग है। ICT 2025 के 4 प्रमुख घटक हैं। 1. एकीकृत सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, 2. GIS विश्लेषणात्मक और एकीकृत संपर्क केंद्र, 3. IT बुनियादी ढांचा सहित सूचना केंद्र, IT सुरक्षा, आपदा से हुई हानि की पुनर्प्राप्ति, 4. ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सोशल मीडिया एंगेजमेंट। भविष्य में चुनाव आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2017 और इलेक्टोरल स्टैटिक्स पॉकेट बुक 2017 तथा IT इन इलेक्शंस बुकलेट आरंभ करेगा। प्रश्न: हाल ही में रीमा लागू का निधन हो गया। वह थी ऑप्शन ए पर्यावरणविद, ऑप्शन बी संगीतज्ञ, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी नृत्यांगना, उत्तर सी अभिनेत्री। संबंधित तथ्य 18 मई 2017 को प्रसिद्ध अभिनेत्री रीमा लागू का निधन हो गया। वह 59 वर्ष की थी। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में मां का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने रंगमंच में अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत से मराठी नाटकों में भी इन्होंने अभिनय किया था। ये टीवी सीरियलों में भी काफी लोकप्रिय थी। मैंने प्यार किया, आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, वास्तव, हम साथ साथ हैं जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया था। प्रश्न: हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा CSR पहल के तहत लॉन्गडिंग जिले के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गई। लॉन्गडिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा, उत्तर बी अरुणाचल प्रदेश। संबंधित तथ्य 12 मई 2017 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा CSR पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गडिंग जिले के लिए आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से युक्त एम्बुलेंस सेवा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त प्रदान की गई। इस सेवा की शुरुआत उत्तर पूर्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को मदद देने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाक्योंग, सिक्किम
डॉ. शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर राजस्थान को इसी प्रकार की एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गई थी। प्रश्न, हाल ही में वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ने किस उद्देश्य हेतु तमिलनाडु उत्पादक एवं वितरण निगम लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए कोयला आपूर्ति हेतु, ऑप्शन बी कोल जेटी 1 और जेटी 2 के उन्नयन हेतु, ऑप्शन सी पारगमन सुविधा हेतु, ऑप्शन डी कोल जेटी 1 और जेटी 2 में निवेश हेतु, उत्तर बी कोल जेटी 1 और जेटी 2 के उन्नयन हेतु। संबंधित तथ्य 15 मई 2017 को वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ने कोल जेटी 1 और जेटी 2 के उन्नयन हेतु तमिलनाडु उत्पादक एवं वितरण निगम लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन एस अनंत चंद्र बोस और टेंजेडको के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर एम साई कुमार ने हस्ताक्षर किया। वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट का उद्देश्य अपनी 2 कोल जेटी 1 और जेटी 2 की क्षमता 6.25 MTPA से बढ़ाकर 24 MTPA चौगुनी वृद्धि करना है। कोल जेटी के उन्नयन के फलस्वरूप टेंजेडको तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित उप्पुर एवं कार्यालडी में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्रों हेतु अतिरिक्त मात्रा में कोयला कार्गो का संचालन करने में सक्षम होगा। प्रश्न, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वेन्यू राजामोनी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी, उत्तर बी नीदरलैंड्स। संबंधित तथ्य 8 मई 2017 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वेन्यू राजामोनी को नीदरलैंड्स में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इस पद पर वह जे.एस. मुकुल का स्थान लेंगे। वह वर्ष 1986 बैच के IFS अधिकारी हैं। प्रश्न, 18-24 मई 2017 के मध्य भारत और सिंगापुर के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बिक्स 2017 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बी दक्षिण चीन सागर। संबंधित तथ्य 18-24 मई 2017 के मध्य भारत एवं सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक नौसैन्य अभ्यास सिम्बिक्स 2017 के 24वें संस्करण का आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सिम्बिक्स भारत सिंगापुर के मध्य समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी। इस अभ्यास में 18-20 मई 2017 के मध्य हार्बर चरण के दौरान व्यापक स्तर पर पेशेवर वार्ताएं शामिल हैं, जबकि 21-24 मई 2017 के मध्य समुद्री चरण के दौरान समुद्र पर अभ्यासिक कार्यवाहियां शामिल हैं। सिम्बिक्स ऋण 17 के दौरान सिंगापुर नेवी का प्रतिनिधित्व आरएसएन शिप्स सुप्रीम फॉर्मिडेबल एंड विक्टोरी तथा समुद्री गश्ती विमान फोकर 50 ने RSFF 16 विमान के सहयोजन में किया, जबकि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS शिवालिक, सह्याद्री, कमोर्ता, ज्योति और P8 हायर मैरी टाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के किया। ज्ञातव्य है कि सिम्बिक्स के 23वें संस्करण का आयोजन 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2017 के मध्य बंगाल की खाड़ी में किया गया था। प्रश्न, लुइस हैमिल्टन किस फॉर्मूला 1 टीम के ड्राइवर हैं? ऑप्शन ए फेरारी, ऑप्शन बी मर्सिडीज, ऑप्शन सी फोर्स इंडिया, ऑप्शन डी रेड बुल, उत्तर बी मर्सिडीज। संबंधित तथ्य 12-14 मई 2017 के मध्य बार्सिलोना स्पेन में फॉर्मूला 1 2017 की 5वीं रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया। यह रेस मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन ने जीत लिया। फेरारी टीम के ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल जर्मनी को दूसरा स्थान मिला। फोर्स इंडिया के सर्जियो पेरेज मेक्सिको और एस्टेबन ओकॉन फ्रांस को क्रमशः चौथा और 5वां स्थान मिला। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पर्यटकों के लिए एक विशेष हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा शुरू की गई?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी गोवा। संबंधित तथ्य 13 मई 2017 को गोवा पर्यटन प्राधिकरण ने पर्यटकों के लिए एक विशेष हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा का शुभारंभ किया। इस बस सेवा के तहत पणजी और पास के तटीय इलाकों में लोकप्रिय स्थलों के लिए खुली छत वाली डबल डेकर और सिंगल डेकर बसें चलाई जाएंगी।